तो सीरिया में इजरायली सेना ऑल राउंड अटैक कर रही है। इजरायल सीरियाई सेना के एयरबेस, पोर्ट, हथियार ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और केमिकल वेपन को तबाह कर रही है। भीषण हमले के साथ सीरिया की धरती पर इजरायल कब्जा करता जा रहा है। इजरायल की सेना और टैंक बटालियन अब सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सवाल यही है कि क्या आधी रात को दमिश्क पर इजरायल का कब्जा होने जा रहा है या नेतन्याहू का कोई और प्लान है? अगर इजरायल का लक्ष्य कोई दूसरा है तो वो क्या है? सीरिया में असद की हार हुई। असद के विरोधियों की जीत हुई। दमिश्क में तख्ता पलट हुआ। और इसी के साथ इजरायल का मिशन विस्तारवाद शुरू हो गया। नेतन्याहू सेना भीषण हमला करते हुए सीरिया की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। इजरायल की पैदल सेना टैंक और तोप के साथ सीरिया में घुस चुकी है। उधर इजरायली एयरफोर्स सीरिया में ऑल राउंड एयर स्ट्राइक कर रही है। इजरायली वायुसेना सीरिया के एयरबेस, सैन्य बेस, नेवल बेस, हथियार गोदाम, पोर्ट, रिसर्च सेंटर को तबाह कर रही है। इजरायली बमबारी से सीरिया की धरती इस समय बुरी तरह से जल रही है। सीरिया में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इजरायल ही उठा रहा है। इजरायली सेना सीरिया में माउंट हरमन से काफी आगे पहुंच चुकी है। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक इजरायली ग्राउंड फोर्स दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर किसी भी वक्त इजरायल का कब्जा हो सकता है। इजरायली वायुसेना इस वक्त सीरिया की संपूर्ण शक्ति को खत्म करने में जुटी है। इजरायली सेना ने सीरिया के दरा प्रांत में जबरदस्त बमबारी की। इजरायल ने सीरिया में कामिशली एयरबेस को जला दिया। इजरायल ने अलमाज और कफ्र सौसा एयरबेस पर भी बमबारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने सीरिया के सभी MiG-29 लड़ाकू विमान को खत्म कर दिया है। इजरायल की बमबारी में सीरियाई एयरफोर्स के SU लड़ाकू विमान की पूरी स्क्वाड्रन समाप्त हो गई। इजरायल ने सीरियाई सेना के उन हथियार गोदामों को टारगेट किया जहां केमिकल बम, मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन रखे हुए थे। इजरायल ने लताकिया पोर्ट पर भी जबरदस्त बमबारी की। ये वो प्रांत है जहां पर रूस का एयरबेस है। दमिश्क में हवाई हमले कर इजरायल ने रिसर्च सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इजरायल की बमबारी में सीरियाई सेना की कमर टूट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 घंटे के ऑपरेशन में इजरायल ने सीरिया के अंदर 350 टारगेट को तबाह किया। इस दौरान सीरिया के सभी लड़ाकू विमान, सभी हेलीकॉप्टर, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार गोदाम खत्म हो गए।
इजराइल सीरियाई सेना के हथियारों को इसलिए भस्म कर रहा है ताकि ये विद्रोहियों के हाथ न लग जाए। इजरायली वायुसेना हवाई हमले कर रही है तो इजराइल की पैदल सेना सीरिया के शहरों पर कब्जा करते हुए दमिश्क की तरफ बढ़ती जा रही है। और सीरिया में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इजराइल उठा रहा है। वो बिना किसी रोक टोक या डर के अपने पड़ोसी देशों पर हमले कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। सीरिया में सरकार गिरते ही उसने सीरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। इजरायली सेना गोलन हाइट से बहुत आगे तक पहुंच गई और सीरिया में कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। लेबनान में समझौते के बाद एक बड़े हिस्से को इजराइल ने लगभग अपना बना लिया है। गाजा को पूरी तरह से समतल कर उसने उत्तरी गाजा पर कब्जा शुरू कर दिया है। उत्तरी गाजा में इजराइल ने कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी हैं। इजरायली सेना यही काम वेस्ट बैंक में भी कर रही है। मतलब कई इलाकों पर कब्जा कर वहां इजराइल के लोगों को बसाया जा रहा है। और इस तरह नेतन्याहू और उनकी सेना एक साथ 4 फ्रंट पर अपनी विस्तारवादी नीति को गति देकर ग्रेटर इजराइल बनाने के मिशन में जुट गई है। नेतन्याहू ने एक के बाद एक जो बयान दिए हैं वो उनके खतरनाक मंसूबे को जाहिर कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अब मध्य पूर्व का पूरा समीकरण बदल रहा है। गोलन हाइट्स को लेकर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने पहली बार ऐलान कर दिया है कि गोलन हाइट्स हमेशा इजराइल का एक अविभाज्य हिस्सा रहेगा। इजरायली सीमा से सटा 1800 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। दमिश्क से गोलन हाइट्स की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर है। यह पहले सीरिया में था लेकिन अब इस पर इजराइल का कब्जा है। लेकिन अब इजराइल गोलन हाइट्स से भी 40 किलोमीटर आगे तक कब्जा कर चुका है। इजरायली सेना इस वक्त जहां पर है वहां से दमिश्क सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि या तो इजराइल सीरिया पर कब्जा करने जा रहा है या फिर सीरिया के कुछ हिस्सों का इजराइल में विलय करने के लिए सैन्य अभियान लॉन्च किया है। इजराइल के इस हमले के खिलाफ चीन, सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आवाज उठाई। लेकिन इजराइल ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आपत्ति के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, सीरिया में इजराइल का अभियान अस्थायी है। ये कदम इजराइल की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि नेतन्याहू दुनिया को धोखे में रखकर सीरिया का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लेंगे। सवाल यही है कि सीरिया में इजराइल की दिलचस्पी की वजह क्या है। दरअसल सीरिया में इजराइल का सैन्य अभियान इजराइल के विस्तारवाद का हिस्सा है। इजराइल गोलन हाइट्स पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। सैन्य अभियान के जरिए सीरिया को मजबूत न होने देने की कवायद है। इजराइल के आसपास से ईरान की मौजूदगी को काटना है, ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करना है, हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई काटना है और ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करना नेतन्याहू का लक्ष्य है। यही वजह है कि इजराइल बेहद सुनियोजित तरीके से सीरियाई सेना के हथियार, उसकी हथियार फैक्ट्री, हथियार गोदाम, एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन को ध्वस्त कर रहा है ताकि सीरिया की सेना अगले 2 दशकों में खड़ी ही ना हो सके।
ताकि मध्य पूर्व में इजराइल को आंख दिखाने वाला कोई देश ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो सीरिया में विद्रोह की आग एक रणनीति के तहत भड़काई गई। इस रणनीति का मास्टरमाइंड बाइडेन, बेंजामिन और CIA को कहा जा रहा है। इन तीनों ने मिलकर एक ही झटके में अरब के शक्ति समीकरण पलट दिए। पुतिन की ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है। इसके साथ ही ईरान के अरब का लीडर बनने के सपने को तोड़ दिया है। यह सब हुआ है एक चेहरे के जरिए, यानी अबू मोहम्मद अल गोलानी के जरिए। रूस और ईरान पर हुए इस बड़े हमले के बाद पुतिन और खामनेई बहुत बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी में। देखिए कैसे गोलानी के जरिए अमेरिका ने ईरान को बर्बाद किया, रूस को चोट पहुंचाई और कैसे यह रणनीति विश्व विनाश का आधार बन सकती है। सत्ताईस नवंबर को सीरिया में विद्रोह की आग भड़की, लेकिन इसकी रणनीति बहुत पहले ही CIA और बाइडेन के दफ्तर में तय की जा रही थी। इस रणनीति में अमेरिका का सहयोगी बना इजराइल। गाजा पर बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन के बीच भले ही मतभेद रहे, लेकिन सीरिया की रणनीति पर दोनों पूरी तरह सहमत थे। तुर्की बॉर्डर से सटे इदलिब में सक्रिय HTS विद्रोही संगठन के नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी को इस रणनीति को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई। अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य थे सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट, असद की विदाई से सीरिया में रूस की सैन्य शक्ति को खत्म करना, सीरिया के जरिए इजराइल की सीमा से ईरान का कनेक्शन काटना और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गोलानी के जरिए सीरिया में विद्रोह कराया गया। अब सीरिया में सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है। दमिश्क में असद सरकार में PM रहे मोहम्मद गाजी अल जलाली और HTS प्रमुख अबू मोहम्मद अल गोलानी की बैठक हुई। इस बैठक में मोहम्मद गाजी अल जलाली ने गोलानी को सत्ता हस्तांतरण करने पर सहमति जताई। जलाली ने कहा है कि HTS कमांडर को सीरिया की सत्ता सौंपी जाएगी। सीरिया की सत्ता की बागडोर मिलने का ऐलान होते ही गोलानी ने पहला हमला ईरान पर किया। هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه كم تلافينا من مخاطر ترك سوريا تركها مزرعه للاطماع الايرانيه। गोलानी ने जीत को इस्लामिक देशों को समर्पित किया, लेकिन ईरान को सीधी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान अरब का खलीफा बनने का ख्वाब देखता है और इस सपने के लिए जरूरी है सीरिया, क्योंकि सीरिया के जरिए ही इजराइल को तबाह करने की रणनीति लागू की जा रही थी। ईरान सीरिया के जरिए इराक, जॉर्डन में अपनी रणनीति लागू करता रहा है। सीरिया की जमीन पर प्रॉक्सी ऑपरेशन चलाकर इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। 40 साल से ईरान सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार देकर शक्तिशाली बना रहा था। सीरिया में HTS सरकार बनने से ईरान और हिजबुल्लाह का लैंड ब्रिज ध्वस्त हो चुका है। लेबनान में इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह पहले ही बहुत कमजोर हो चुका है।
और अब सीरिया में गोलानी राज स्थापित होने से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और गोलानी के आते ही ईरान का इजराइल की सीमा से कनेक्शन खत्म हो चुका है। ईरान लैंड रूट के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करता रहा है। ये हथियार ईरान से रवाना होकर इराक पहुंचते थे और उसके बाद बशर सरकार के संरक्षण में रखे जाते थे। यहां से जरूरत के हिसाब से लेबनान हथियार भेजे जाते रहते थे। लेकिन गोलानी सरकार बनते ही सीरिया में ईरान का मिशन खत्म हो गया है। सीरिया से हथियार भेजने के लिए 2 लैंड रूट थे, पहला अल जोइया पास और दूसरा अल अरीदा पास। इसके अलावा भूमध्य सागर से भी नावों के जरिए हथियार लेबनान रवाना किए जाते थे। गोलानी सरकार आने से सीरिया में यह हथियार सप्लाई रूट भी बंद हो गया और ईरान का भूमध्य सागर कनेक्शन भी कट गया है। सीरिया से ईरान का खेल खत्म होते ही हिजबुल्लाह को शक्ति आपूर्ति मुश्किल हो जाएगी और हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो जाएगा कि इजराइल के लिए खतरा नहीं बन सकेगा। इसलिए गोलानी को सत्ता में लाया गया है। गोलानी के सत्ता में आते ही सीरिया में रूस के सैन्य बेस भी खतरे में आ गए। ये तारतूस नेवल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 5 दिसंबर को सीरिया के तारतूस बेस पर रूस के युद्धपोत नजर आ रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर को रूस ने तारतूस नेवल बेस को पूरी तरह खाली कर दिया। रूस के सभी युद्धपोत यहां से जा चुके हैं। बशर की विदाई के बाद रूस को अपने सैन्य बेस भी खाली करने पड़ रहे हैं। रूसी सेना के वाहन सीरिया के बेस छोड़ रहे हैं। रूस ने 9 सितंबर को अयन अल अरब बेस खाली कर दिया है। यह बेस तुर्की सीमा के नजदीक है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से संपर्क साधा है। रूस ने सीरिया से अपनी सेना को निकालने के लिए तुर्की की मदद मांगी है। अबू मोहम्मद अल गोलानी को अमेरिका का मोहरा कहा जा रहा है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है सीरिया पर इजराइल के हमले। इजरायली सेना दमिश्क के करीब तक पहुंच चुकी है। सीरिया पर इतने बड़े हमले होने के बाद भी एचटीएस प्रमुख गोलानी चुप है। गोलानी शासन में इजराइल अपना बफर जोन तैयार कर रहा है। अमेरिका एचटीएस को आतंक की सूची से बाहर करने वाला है। यूरोप के देश भी एचटीएस का नाम आतंक की सूची से हटाने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल दौरे पर जाने वाले हैं और सीरिया पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि सीरिया के विद्रोही गुटों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। यह प्रमाण है कि गोलानी अमेरिका का मोहरा है और अमेरिका अपने हित साध रहा है। अमेरिका और इजराइल की इस रणनीति से रूस को बड़ी चोट लगी है और क्रोधित पुतिन कोई विनाशक कदम उठा सकते हैं। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि पुतिन बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन की सेना सीरिया में फंस चुकी है। सीरिया में रूस के सामरिक हितों को चोट लगी है। ऐसे में पुतिन कोई अप्रत्याशित फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने ज़ेलेंस्की के इस दावे को पागलपन करार दिया है, लेकिन अरब में जिस तरह से पुतिन खेमे को चोट पहुंची है उसे देखते हुए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि सीरिया का विद्रोह एक बड़ी जंग का आधार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। सीरिया में तुर्की के हमले से जुड़ा अपडेट। एसडीएफ ने अमेरिकी सेना से मदद मांगी है। एसडीएफ के ठिकानों पर हमला कर रहा है तुर्की। الشظايا الآن تتساقط علينا بكثافة في هذا المكان. الآن غارة جديدة بجانبنا على منزل جديد.
محمود الشظايا انزل على نفس المكان الذي तो सीरिया में इस वक्त ना तो स्थायी सरकार है और ना ही सेना और प्रशासन। यही वजह है कि इस वक्त वहां मौजूद तमाम संगठन खुद को बेहतर और मजबूत करने की कोशिश में है। अमेरिका को सबसे ज्यादा फिक्र आईएसआईएस को लेकर है। आईएसआईएस इस वक्त एचटीएस के साथ है, लेकिन एचटीएस की अमेरिका से करीबी की वजह से आईएसआईएस और अलकायदा नया गुट बना सकते हैं। दूसरी तरफ तुर्की को कुर्दिश लड़ाकों की फिक्र है। कुर्दिश लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन है और इस वक्त वो बेहद अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। यही वजह है कि तुर्की ने भी हमले शुरू कर दिए। इस वक्त कुल 3 देश अमेरिका, इजराइल और तुर्की अपने अपने लक्ष्य के साथ सीरिया में स्पेशल मिशन पर है। विद्रोहियों का हमला रुक चुका है, लेकिन सीरिया में धमाकों का दौर जारी है। विद्रोही अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब दुनिया के 3 देश अपने अपने मिशन पर सीरिया में बारूद बरसा रहे हैं। सीरिया में फिलहाल अमेरिका, इजराइल, तुर्की हमले कर रहा है। तीनों देश अलग अलग लक्ष्य लेकर सीरिया में अपनी सेना भेज रहे हैं। इजराइल और तुर्की की सीमा सीरिया से लगती है, इसलिए ये दोनों देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हैं, तो वहीं अमेरिका अपने बेस को लेकर फिक्रमंद है। इजराइल सेना सीरियाई सेना के हथियार खत्म करने के साथ ही कई इलाकों पर कब्जे कर रही है। अमेरिका को डर है कि आईएसआईएस फिर ताकतवर ना हो, इसलिए आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। तुर्की को कुर्द लड़ाकों से खतरा है, इसलिए तुर्की की सेना कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इन 3 देशों के अलग अलग मिशन की वजह से ही सीरिया के कई इलाकों में बमबारी हो रही है, हथियार नष्ट हो रहे हैं और हथियारों के गोदामों में ब्लास्ट हो रहे हैं। इजराइल की सेना पूरी रफ्तार से सीरिया की राजधानी की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं सीरिया की वजह से तुर्की और अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और तुर्की ने तनाव कम करने के लिए बातचीत की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई है। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो सीरिया में आतंकियों को ताकतवर नहीं होने देगा। तुर्की के विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव से भी बात की है। तुर्की की सबसे बड़ी चिंता एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है। ये कुर्द सेना है जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। सीरिया के जिन इलाकों में एसडीएफ का वर्चस्व है, वहीं अमेरिकी सेना ने एयरबेस बनाया हुआ है, लेकिन यही एसडीएफ तुर्की के लिए आतंकवादी है। तुर्की एसडीएफ को अपनी सीमा से बहुत दूर करना चाहता है। अब तुर्की की पूरी समस्या समझिए। कुर्दिशों का मकसद तुर्की में एक स्वतंत्र कुर्दिश राज्य की स्थापना करना है। तुर्की के साउथ ईस्ट में कुर्दिशों की तादाद सबसे अधिक है। ज्यादातर कुर्द लोग इराक, सीरिया और तुर्की में रहते हैं। तुर्की में सक्रिय कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। तुर्की, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को आतंकवादी संगठन करार दिया है। लेकिन सीरिया में हालात अलग है। सीरिया में अमेरिका कुर्दिश फोर्स एसडीएफ को समर्थन देता है। यही वजह है कि सीरिया में तुर्की समर्थित एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी एसडीएफ पर हमले कर रही है। तुर्की पर आतंकी हमले करने वाला पीकेके भी सीरिया में एक्टिव है।
यही वजह है कि तुर्की को डर है कि कहीं उसके दुश्मन बहुत ताकतवर न हो जाएं। तो तुर्की का मिशन सीरिया जारी है। तुर्की उत्तरी सीरिया में नियंत्रण की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहीं से कुर्द लड़ाके हमले करते हैं। तुर्की की कोशिश है कि बॉर्डर से YPG लड़ाकों को दूर कर दिया जाए। तुर्की इन इलाकों में मौजूद हथियारों को नष्ट करने की कोशिश में है। तुर्की ने SNA को बारूद की सप्लाई शुरू कर दी है। SNA सीरिया में तुर्की समर्थित ग्रुप है। इस ग्रुप ने सीरिया के तल रिफात पर कब्जा जमा लिया है। सीरिया के मनबिज पर हमला करके पूरी तरह से कब्जे में लेने की कोशिश की है। सीरिया में तुर्की का हमला जारी है। SDF पर तुर्की का हमला हो रहा है। SDF पर हमले से US से तनाव बढ़ रहा है क्योंकि SDF को अमेरिका समर्थन करता है। तुर्की अपनी वायुसेना का इस्तेमाल कर रहा है और जमीन पर लड़ाई के लिए SNA के लड़ाकों को बारूद की सप्लाई तेज कर दी गई है। सीरिया के पूर्वी और उत्तरी इलाके में तुर्की ने SDF के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। तुर्की मौजूदा दौर का फायदा उठाने की कोशिश में है। तुर्की भी सीमा के करीब बफर जोन बना सकता है। सीमा के करीब से कुर्दिश लड़ाकों को दूर करना चाहता है। बॉर्डर के करीब SNA का मजबूत गढ़ बनाने की कोशिश में है। तुर्की में कई बार सीरिया की सीमा से कुर्दिश लड़ाकों के हमले हो चुके हैं। हमले के बाद PKK संगठन के लोग सीरिया में छिप जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा पिछले दिनों इजराइल के गोलन हाइट्स में हो रहा था। ईरानी प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस यहां सीरिया से हमले कर रहा था। तुर्की को कुर्दिशों के ताकतवर होने का डर है, तो वहीं अमेरिका को अंदेशा हो रहा है कि इस दौर में अल-कायदा और ISIS ताकतवर हो सकते हैं। HTS सीरिया में तख्ता पलट के बाद अमेरिका का करीबी बन गया है। HTS को अल-कायदा और ISIS का समर्थन हासिल है, लेकिन अमेरिका से करीबी की वजह से ISIS अल-कायदा अलग हो सकते हैं। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि सरकार बनाने के बाद भी HTS कभी भी ISIS या अल-कायदा के खिलाफ सख्ती का रुख लेगा, क्योंकि HTS प्रमुख गोलानी खुद अल-कायदा का सदस्य रह चुका है। अब सीरिया में नया समीकरण क्या हो सकता है, ये समझिए। अल-कायदा ISIS मिलकर नया गुट बना सकते हैं। सीरिया में अकेला पड़ चुका रूस इनका समर्थन कर सकता है। ईरान से भी नए गुट को मदद मिल सकती है, यानी अमेरिका के खिलाफ फिर एक नया गुट चुनौती बनेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने ISIS के ठिकानों पर बमबारी की शुरुआत कर दी, यानी भविष्य में एक बार फिर अमेरिका समर्थित HTS की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वालों की जमात खड़ी हो सकती है। इसी वजह से ट्रंप बशर के तख्ता पलट के खिलाफ थे। ट्रंप पुतिन और बशर के साथ मिलकर ISIS को खत्म करने की रणनीति पर कायम थे। सीरिया के मौजूदा हालात में अमेरिका और तुर्की दोनों के खिलाफ एक मजबूत संगठन के उभरने का खतरा है, जो भविष्य में दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद भी सीरिया में बारूदी संघर्ष का अंत संभव नहीं दिख रहा है। अब जंग मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान। लेकिन लेबनान, गाजा और सीरिया में बदले हालात से जो संकेत मिल रहे हैं वो ईरान के भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तख्ता पलट के इस मिशन का प्रभाव अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर पड़ता दिख रहा है। लेकिन क्या ईरान के मोर्चे पर यह मिशन कामयाब हो सकता है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए।
क्या सीरिया में असद सल्तनत के पतन के बाद बने हालात शांति स्थापना की दिशा में पहला कदम है, या फिर सीरिया में असद शासन का अंत मिडिल ईस्ट को पूरी दुनिया पर भविष्य में छाने वाली दहशत का कारण बना देगी? सवाल विद्रोही संगठनों के सिर उठाने या अलकायदा और आईएसआईएस जैसे संगठनों के फिर से मजबूत होने का नहीं है, बल्कि सवाल है मिडिल ईस्ट के देशों की संप्रभुता का, जिसकी सुरक्षा के लिए हर देश के शासक किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उन्हें ही पीछे धकेलने के लिए ताकतवर देश मोर्चा खोलेंगे और संभवतः इसमें पहला देश होगा ईरान। सीरिया में असद शासन के पतन का सबसे ज्यादा असर निकट भविष्य में ईरान पर पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि ईरान में खमेनेई विरोधी ताकतों को क्रांति करने में मदद मिल सकती है। वहीं क्रांतिकारियों के दमन के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान इजराइल को सबसे बड़ा विस्तारवादी खतरा मानता है, जिसने गाजा और लेबनान पर हाल ही में हमले किए हैं। लेकिन गाजा के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके ईरान के बारूद और इशारे पर ऑपरेट होते हैं, और ईरान की ये बारूदी मदद सीरिया के रास्ते ही लेबनान और गाजा तक पहुंचती थी। लेकिन सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद ईरान कमजोर पड़ गया है। इजराइल के मोर्चे पर मदद की लाइन कट गई है। और ईरान का यही बुरा समय ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे ईरान से खामनेई सल्तनत के पतन की आशंका ने जन्म ले लिया है। यूएस का नया वॉर प्लान, सीरिया के बाद ईरान। सीरिया में 13 साल तक गृह युद्ध चलता रहा। इस गृह युद्ध में अमेरिका, तुर्की, ईरान और रूस की डायरेक्ट एंट्री थी। बावजूद इसके रूस और ईरान के लिए असद शासन को बचा पाना नामुमकिन हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह संघर्ष अरब रीजन में अमेरिका के लिए वर्चस्व का सवाल बन गया था। ठीक ऐसे ही अब मिडिल ईस्ट में ईरान के वर्चस्व पर सवाल है, और वर्चस्व की यह लड़ाई ईरान का हाल भी सीरिया की तरह होने की आशंका को जन्म दे रही है। जिसके कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान समर्थित संगठन और लोगों को टारगेट किया है। इसका साक्ष्य खामनेई के शिष्य और हिज्ब के नेता हसन नसरल्लाह की हत्या है। इसके बाद सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका को कामयाबी भी मिली और अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में विस्तार के चरण में पहुंच गया है। यानी अब अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि अरब रीजन से ईरान के वर्चस्व को समाप्त किया जाए, और यह तभी हो सकता है जब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतोल्लाह खामनेई का पतन हो जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि इराक, मिस्र, लीबिया और सीरिया में स्थिति बदलने का सीधा फायदा अमेरिका या इजराइल को हुआ है। दोनों ने अपना डर और दायरा बढ़ाया है, इसलिए अब विस्तार के लिए नए वॉर जोन एक्टिवेट किए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उससे पता चलता है कि अभी टारगेट फिक्स करने पर विचार विमर्श हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका के सामने अरब रीजन में 2 टारगेट हैं, ईरान और यमन। इसमें यमन पर डायरेक्ट हमले हूती को टारगेट बनाकर किए जा सकते हैं, लेकिन ईरान पर हमले के लिए कारण बनाए जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद असद शासन का पतन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। असद के पतन के बाद ईरान में अंदरूनी लड़ाई छिड़ गई है। खबर है कि IRGC के कमांडर एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। असद के पतन के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई भी सीरिया में ईरान की नाकाम भूमिका की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और इस लड़ाई का फायदा जंग में उतरे इजराइल को मिल सकता है। अब अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर कदम उठाते हैं तो मुमकिन है कि ईरान के फ्रंट पर कामयाबी भी मिले।
और ऐसा हुआ तो ईरान की सत्ता अमेरिका के करीबी पूर्व शासक के परिवार के हाथ आ सकती है। ईरान में तख्ता पलट के लिए अंदरूनी विद्रोह को अमेरिका हथियार बना सकता है। इस विद्रोह में ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी मददगार हो सकते हैं और खमनेई का तख्ता पलट हुआ तो रजा पहलवी को सत्ता मिल सकती है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होगा। अपने वर्चस्व की लड़ाई में ईरानी सर्वोच्च नेता खमनेई किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस हद का नाम है न्यूक्लियर हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो बशर अल असद और उनके परिवार का सीरिया से पलायन तो हो चुका है, लेकिन उन पर मंडरा रहे संकट के बादल अभी नहीं छटे। उनके सुरक्षित पनाहगाह में होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नजर उन पर बनी रहेगी और ऐसा होगा उनकी संपत्ति की वजह से, जिसे सीज करने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस समय कार्रवाई सिर्फ उनकी व्यक्तिगत घोषित संपत्ति पर हो सकती है, लेकिन क्या असद को इससे फर्क पड़ेगा? जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। असद की बेशुमार दौलत बदलेगी सीरिया की किस्मत। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद सत्तासीन परिवार की दौलत के राज खुल रहे हैं। वे युद्ध में जलते सीरिया के हालात बयान कर रहे हैं। असद और उनके परिवार के पलायन के बाद जैसे ही विद्रोहियों ने असद के लग्जरी घर में एंट्री की, वैसे ही सबकी आंखें चौंधिया गईं। असद के घर में मिला लग्जरी गाड़ियों का काफिला बता रहा था कि सीरिया में युद्ध के बीच लोग जहन्नुम जैसी जिंदगी का सामना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ असद अपनी संपत्ति बढ़ा रहे थे और उन्होंने इतनी दौलत जुटा ली थी कि वो सीरिया जैसे देश के मालिक भी बन सकते हैं। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की, उसके आंकड़े चौंकाते हैं। सीरिया ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार 24 वर्षों के अपने कार्यकाल में असद ने $1.5 बिलियन यानी 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित की है और यह वो संपत्ति है जिसका हिसाब सार्वजनिक है। यानी ये वो चल अचल संपत्ति है जिसका जिक्र सीरिया के फाइनेंस विभाग के पास है, लेकिन जिसका हिसाब किसी के पास नहीं है, उसका भी खुलासा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि असद $95 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पर नियंत्रण कर रहे थे और यह संपत्ति कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, तेल और बैंकिंग सेक्टर में निवेश के रूप में दर्ज है। इसके अलावा असद के पारिवारिक सदस्यों की कुल संपत्ति $120 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी असद की वो संपत्ति जो घोषित नहीं है, वही इतनी ज्यादा है कि असद किसी देश के मालिक बन सकते हैं। इसके अलावा एक खुलासा उनकी पत्नी की संपत्ति से भी जुड़ा है, जिसमें बताया गया है कि लंदन के मैरी लेबोन में असद परिवार के पास $6 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है और यह संपत्ति आलीशान बेल्ग्रेविया और लग्जरी गाड़ियों के रूप में है, जिसकी मालिक असद की पत्नी आसमा अल असद है। यानी घोषित संपत्ति की ही बात की जाए तो असद इस समय उस स्थिति में है जहां से वो कहीं भी एक देश बसा सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि असद परिवार के पास घोषित 10 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें वो अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे 3 देश चला सकते हैं। लेकिन असद के सीरिया छोड़ने के साथ ही इस संपत्ति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर गड़ चुकी है। इसलिए असद के वित्तीय साम्राज्य का भविष्य इसी समुदाय पर निर्भर है। अगर इस संपत्ति पर कार्रवाई हुई, उनकी चल अचल सभी संपत्ति सीज हो जाएगी और फिर असद सिर्फ उसी संपत्ति के मालिक रह जाएंगे जिसे वो दुनिया से छुपा पाएंगे। हालांकि असद की अघोषित संपत्ति का भी कोई सटीक मूल्यांकन नहीं है और अब इसी संपत्ति को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां तलाश रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और सर्दियों में यूक्रेन पर कब्जे का ब्लूप्रिंट रूस ने बना लिया है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन रुकने वाले नहीं, बल्कि वो दूसरे देशों को भी टारगेट करेंगे। इस बीच पुतिन की धमकी से पेंटागन में खलबली मच गई है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के साथ रूस के टारगेट पर पश्चिमी यूरोप में आने वाले नेटो देश आ चुके हैं, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस सबसे पहले टारगेट है। यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद पुतिन का इरादा बेहद खौफनाक है। अभी तक नेटो को अंदेशा था कि पुतिन पूर्वी यूरोप में विस्तारवादी मंसूबे को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पुतिन की धमकी के बाद यह तय हो गया है कि रूस पश्चिमी यूरोप में भी हमला कर सकता है। जिसके लिए टारगेट भी तय कर लिए हैं और पुतिन ने धमकी देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा है जिस हथियार का इस्तेमाल पिछले महीने यूक्रेन के खिलाफ किया गया था, अब उसी हथियार को पश्चिमी यूरोप के पास तैनाती पर विचार किया जा रहा है। यानी पुतिन ने ठान लिया है जंग का दायरा अब बढ़ेगा अगर यूक्रेन की मदद नेटो ने नहीं रोकी तो। यानी आने वाले वक्त में भीषण युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पुतिन ने जिस मिसाइल का जिक्र किया है वो IRBM ऑरेशनिक मिसाइल है, जिसे नवंबर में नीप्रो शहर पर दागा गया था। इस बीच यूक्रेन के गृह मंत्री के पूर्व सलाहकार रहे एंटोन गेराशेंको ने एक मैप सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे रूस की मीडिया में दिखाया गया था। ये वही मैप है जिसमें पश्चिमी यूरोप के देशों पर 8 मिनट में हमले का दावा किया है। बेलारूस में अगर ऑरेशनिक मिसाइल की तैनाती की जाती है तो वहां से 8 मिनट 8 सेकंड में लंदन पर हमला हो सकता है। इसी तरह 8 मिनट 3 सेकंड में पेरिस पर अटैक किया जा सकता है, जबकि जर्मनी के रेम्स्टीन बेस पर 6 मिनट 1 सेकंड में तबाही लाई जा सकती है और पोलैंड में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेस तक पहुंचने में 3 मिनट 2 सेकंड का वक्त लगेगा, जबकि नक्शे में फिनलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया और कीव पर भी हमले का वक्त दिखाया गया है। ये सारे हमले ऑरेशनिक मिसाइल से दिखाए गए हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। रूस ने इन मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, जिससे आशंका तेज हो गई है कि रूस लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। वैसे भी